कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज की पॉडकास्ट सीरीज में मैं आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ हर पॉडकास्ट में एक नई हस्ती होती है, एक नए गेस्ट होते हैं और वो गेस्ट कोई फेमस लोग नहीं होते, यही हम में से कोई उठ के आ जाते हैं और उनको हम बुलाते हैं कि जी अपनी राम कहानियां बताएं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ ऐसे करवाता चलूंगा कि मैं जब उनको जानता था तो वो एक स्टूडेंट थे, फिर कुछ टाइम गुजरा तो वो एक बिजनेसमैन बने, फिर कुछ टाइम गुजरा तो वो एंटरप्रेन्योर बने और फिर कुछ टाइम गुजरा तो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट बने। आज हम उनसे जानेंगे इस ये पूरी कहानी और एक स्टूडेंट से लेकर एक बिजनेसमैन तक का सफर और एक रियल एस्टेट लाइफ में एंट्री, ये सारी कहानी आज हम उनसे सुनेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जहांजेब भाई। जहांजेब भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आपने बड़ा लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। बिजनेसमैन तो मैं फिलहाल नहीं हुआ, आई एम ऑन द ट्रैक। उसको तो एक टाइम लगेगा, लेकिन ये कि स्ट्रगलिंग फेज में स्टार्टिंग, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है तो आपको पता है कि आपको टाइम लगता है। बिल्कुल। जब तक आप उस फील्ड में जाते हैं तो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको काफी साल लगते हैं। तो हम अभी तक स्टार्टिंग उस स्ट्रगल में से गुजर रहे हैं। अच्छा जहांजेब भाई, मैं शुरुआत ऐसे करूंगा कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने लॉ क्यों चूज किया, जो कि एक हर लॉ स्टूडेंट से सवाल किया जाता है कि आपने लॉ क्यों चूज किया और लॉ में क्यों आए। ये दरअसल ऐसा सीन हुआ, कुछ मैंने आईसीएस भी दी थी। अच्छा, 2000 आईसीएसबी में मैंने आपसे बात करनी है वैसे। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड हूँ माशाल्लाह। आईसीएसबी से, और बड़े ब्रदर हैं तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार आप लॉ करें। तो मैंने मालूमात ली कि यार लॉ का क्या बेनिफिट होगा। शुरू में मेरा दिल नहीं था, मतलब भाई के मशवरे से पहले वकील जो लफज था उसमें मुझसे चिढ़ होती थी। लेकिन आपको नहीं मालूम होता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या रखा है। जिस चीज़ से आप चिढ़ रहे होते हैं, नफरत कर रहे होते हैं, आज उसी प्रोफेशन को चूज करने के लिए हम आए। तो ब्रदर ने कहा कि जी आप लॉ करें। तो मैंने काफ़ी इसे डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया इस फील्ड को कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं जॉब माइंड वाला इंसान नहीं हूँ। एक होता है कि 8 से 2 आप जॉब करें और उसके बाद आप घर आ जाएं। किसी का ऑर्डर मानना, बहुत सारा सिस्टम मुझसे नहीं होता। तो फिर यही मुझे, जब मैंने देखा कि यार आज़ाद जिंदगी होगी एक, और साथ साथ बंदा अपना कोई बिजनेस भी छोटा सा मोटा सा। बिजनेस का आइडिया कैसे आया? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में यही होता है कि स्टूडेंट के पास काफी सारे बहाने होते हैं। चलिए मैं कहूँ कि मुझे कोई बिजनेस के लिए कहे तो मैं कहूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी डिग्री चल रही है, मेरे पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं, तो मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो आप इस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए कादिर भाई, जब मैं इस्लामाबाद में आया था पहली बात तो ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी उसके बाद पनवाकिल डिस्ट्रिक्ट सखर में हमारी रहायश है। तो मेरे माइंड में ये था कि अब घर पीछे अकेला है, वालदा है, छोटे बहन भाई हैं और बड़े भाई वगैरह वो गांव में रहते हैं, वो अलग है हमसे थोड़ा सा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि यार मैं कहीं और जाके यूनिवर्सिटी पढ़ूँ। मेरा तो मतलब यूनिवर्सिटी आने का मेरा माइंड नहीं था। जब मैंने एफएससी 2019 में मैंने किया है, 2022 में मेरा एडमिशन है यहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद आया तो यहाँ पर मैं सुबह के वक्त में वॉक के लिए निकलता था, तो मैं गाड़ियाँ देखता था, लोगों का घर देखता था, मतलब मैं देखता था यार क्या मतलब इन लोगों ने कितनी सक्सेस हासिल की है, कि अच्छा रहना है इनका सब कुछ। तो मेरे माइंड के अंदर एक ये ख्याल था कि यार एक वक्त आएगा कि इस इस्लामाबाद के अंदर हमने अपना सिक्का चलाना है। और पर्सनली मेरा जो प्रोफेशन, जो लॉ जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें से मेरा अर्निंग का कोई माइंड नहीं है कि मैंने यहाँ से इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। सोर्स ऑफ इनकम इसमें से आप एक्स्ट्रा इनकम तो आप बना सकते हो, प्लेस आ गया, जाहिर सी बात आपको अपनी। लेकिन चूंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमें, क्योंकि आपको पता है लॉ इज प्रोफेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, ऐसे ही है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें बैकअप सपोर्ट चाहिए। तो बैकअप जो आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप कैसे बाकी स्टूडेंट्स को भी कहेंगे? उसके बाद मेरे माइंड में ये था कि यार मैंने करना है बिजनेस, क्योंकि देखें आजकल हमारे मुल्क की हालात इतने ज्यादा अच्छे जा रहे हैं कि आप लोग नौकरी से गुजारा नहीं कर पाते। ठीक है, आपने अपने अपने घर को भी चलाना है, आपने अपने ख्वाहिशात को भी पूरा करना है, आपने दुनिया भी घूमनी है, आपने अच्छा खाना पीना है, गाड़ी हो, बंगला हो, ये चीजें हर बंदे की एक नॉर्मल ख्वाहिश होती है। तो वो आप नौकरी से नहीं कर सकते। तो वो क्या करना पड़ेगा, या तो फिर आप रिश्वत लें, जो कि बड़ा गलत काम है, दूसरा आता है फिर आप कारोबार करें। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 5 साल पूरे करने के बाद किसी बिजनेस में हाथ डालता हूँ, मुझे और 5 साल चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं अपने एजुकेशनल ईयर्स के दौरान मैं कुछ काम पकड़ लूँ, और जब मैं फील्ड से निकलूंगा तो मेरे पास ये नहीं होगा कि मैं सीवी लेके किसी वकील के पास जाऊँ, सर मुझे आप जॉब पे रख लें, या किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँ, इंटरव्यूज देता रहूँ। नहीं, मेरा माइंड ये कि मेरे पास अपना अच्छा खासा चलता हो बिजनेस हो, और उसके बाद जो मेरा लॉ का प्रोफेशन है वो मैं अपने शौक से करूँ, और वहां पर मुझे कहीं से पैसे नहीं भी आ रहे तो किसी का केस पकड़ के मैं लड़ सकता हूँ। तो ये सो दिस इज बिल्कुल। अच्छा जहांजेब भाई, आपकी आवाज सुन के लगता है आप इतना रूड है, लेकिन मैं आपसे एक अगर सवाल करूं जी, अगर आपने अपनी बीवी को कहना हो कि बेगम जी मुझे चाय पिलाएं, तो आप उसको कैसे कहेंगे? आपकी आवाज देख के तो हर कोई डर जाता है, हमें भी लगता है कि आपकी बीवी भी डर जाएगी। नहीं ऐसा नहीं, प्यार से अगर कहना हो तो कैसे कहेंगे? ऐसा नहीं। देखें प्यार जो होता है वो आवाज में नहीं होता, ठीक है, वो आपके लहजे में होता है, आप किस तरीके से कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए सपोज हम वो करें, क्या उसे कहते हैं, सपोज आप मेरी वाइफ है, ठीक है, और देखे ना अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। अब ये कप है,
तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज मुझे चाय पिला दें। नहीं, ये रोमांटिक तो नहीं है। देखें अब वो आप में से वो फील आना बड़ा मुश्किल है। वो फील तो मुझे मतलब उसके लिए यहाँ बिठाना पड़ेगा किसी को। ये कह सकते हैं कि जी आज ऑफिस में सारा दिन काम किया, बहुत थका हूँ, तो चाय तो बहुत पी है, लेकिन उस चाय के अंदर एक मिठास की कमी है। तो वो जो मिठास है वो सिर्फ एक ही हाथों से मिल सकती है, और वो आप हैं। तो मेरे हाथों से मुझे, जिसमें आप चीनी ना भी डालें तो वो चाय मीठी होगी। तो वो चाय अब वैसी फीकी पीते हैं। मैं वैसी अच्छा जानते भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका जो ये जाहिर सी बात है, हर एक बंदे की जो लाइफ का फेस होता है वो स्ट्रगलिंग होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पर आपने समझा हो कि इसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, कोई ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसा हुआ हो कभी? जी बिल्कुल। एक रात थी 16 नवंबर 2018 की, पनवाकी के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कैंट का हमारा माहौल है, हमारा क्वार्टर था वहाँ पर। तो रात के वक्त मेरे बाबा जो थे वो, हम लोग एक रूम में सोए हुए थे, तो वालिद साहब को खांसी आ रही थी। उनकी कोई उस वक्त एज थी 47 48, और वो बिल्कुल फिट थे, वो कभी बीमार भी नहीं हुए, तो वो स्मोकिंग वगैरह करते थे, तो उनको खांसी आई। अब 16 नवंबर रिसेंटली अभी गुजर के भी गई है, तो वो ज़्यादा खांसी था, तो उनको पसीना हो रहा था। फिर वो उन्होंने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ CMH चेकअप के लिए। हमने कहा कि नॉर्मल होगा, तो उन्होंने रोका कि जी आप साथ ना जाए, मैं हुआ था। CMH गए। अब ये तकरीबन 9 बजे की बात थी ना। अच्छा। तो उनका जो मेरे वालिद साहब जो सीनियर थे, क्योंकि वालिद साहब मेरे नायब कासिद थे, उनके जो सीनियर थे ना, रात को 3 बजे आए, हमारे घर दरवाजा खटखटाया। अब एक मुझे पर्सनली गट फीलिंग आई कि यार कुछ बुरा होने वाला है। ये पर्सनल कल भी एक चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी, मुझे गट फीलिंग आई कि यार समथिंग विल हैपन। तो मुझे उस रात नींद भी नहीं आ रही थी, तो अचानक ये हुआ कि वो मेरी जिंदगी के 6 घंटे उसने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी, मेरे डिसीजंस, मेरी प्लानिंग सब कुछ चेंज करके रख दिए। पता चला वो अम्मी को लेकर हम CMH गए, तो वहां पर बाबा की डेथ हो चुकी थी अनएक्सपेक्टेड। रात को वालिद साहब मेरे अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ उठे बैठे, उनके साथ वॉक की। सुबह को पता चला कि जी इकबाल साहब की डेथ हो गई। तो वो जो सीन था ना, वो आज तक मतलब मेरी आंखों से वो नहीं जाता। और उसके बाद मैंने जिंदगी को जब आप CMH पहुंचे तो वो डेथ हो चुकी थी? हाँ, उस वक्त वो पंपिंग कर रहे थे हार्ट बीट के लिए। तो वो जो मंजर था, तो वहां में देख के मतलब मैं बड़ा सा अपसेट हुआ, क्योंकि उस वक्त मैंने FSC की थी रिसेंटली। और मैं, एक होता है ना कि नौजवान होता है, वो अपनी मगन होता है, एक बच्चा जवानी के। FSC वाले को तो आप बच्चे कंसीडर करें ना, कि वो घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, दोस्तों के साथ ऐशो ऐशी होगी, मतलब ये उसका एक माइंडसेट होता है। तो जब उधर वो सीन हुआ और मैं अम्मी को देख रहा था, मैं रो रहा था वहां पर। तो मैंने कहा क्या होगा, कैसे मामला होंगे, क्योंकि जो हमारे कुछ मामला अपने वाले साहब के अपने रिश्तेदारों से बहुत टफ चल रहे थे, तो हम हर तरफ से मतलब अकेले थे। अब मैं ये परेशान था, मैंने कहा यार मैं अभी मेरी तालीम पूरी हुई है, तो मेरे यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखना था, तो देखने से पहले खत्म हो गया। वहां पर मैंने अम्मी को मैंने कहा कि अब क्या होगा, तो अम्मी मुझे कहती कि बेटा देख, ये जो हुआ ना ये अल्लाह ने किया, ठीक है, तू सबर कर, ये टफ टाइम होगा, उसके बाद अल्लाह ने कोई ना कोई प्लान रखा होगा। तो कादिर भाई, वो जो 6 घंटे थे 16 नवंबर की, वो जो 6 घंटे थे, उस 6 घंटे ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी, आज अगर मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो उस 6 घंटे की वजह से जो इफेक्ट आया, उसकी वजह से मैं आपके पास बैठा हूँ। अगर वो इंसिडेंट ना होता लाइफ में, तो शायद मैं इस वक्त कहीं और होता, या कुछ और प्लानिंग हो रही होती। तो वो बड़ा मुश्किल दौर था। चलें, अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे। और जाहिर सी बात है कि इंसान को कभी कभार ऐसे आ जाते हैं जिंदगी में, ऐसे ही। अच्छा जादे भाई, थोड़ा सा सीरियस हो गए थे हम फिर आते हैं उस बात पे। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे एक वर्ड में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? देखें कादिर भाई, मैं अगर आपको डिफाइन करूं, अ पर्सन हु हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ही नो हाउ टू टॉक विद समवन, कि किस शख्स के साथ, चाहे वो एक लड़की हो, मैंने ये भी नोट किया है लड़कियों से कैसे बात करते हैं, क्या कैसे मतलब फ्लर्टी हो जाता हूं, मतलब आपको पता होता है कि फीमेल के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद कोई सीनियर होता है, कोई दोस्त होता है, तो किस महजब तरीके से आपने बात करनी है, ये चीजें मैंने आपने नोट की। और सेकंडली हार्ड वर्किंग। चलें, एक बुराई भी बताएं। SSB में जैसे होता है ना कि अपनी 5 बुराई और 5 अच्छाइयां लिखें। नहीं, बुराई तो नहीं कह सकते, मतलब आप अगर एक सजेशन छोटे से इशू के ऊपर अगर आप ओवरकम करें, तो ये कि आप ज्यादा दिल से ज्यादा काम लेते हैं, मतलब ज्यादा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, चीजों को जज किया करें पहले क्या हो क्या रहा है, आप जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं, जल्दी डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पॉडकास्ट वो छोटे हों ताकि लोग सुन सकें। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे ये कि आप बताएं आपका SSB का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें जी, SSB जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा तमाम उन टीनेजर्स को कि जो अभी अपनी FSC जिन्होंने कंप्लीट, SSB जिंदगी में एक बार लाजमी आप दें। वहां से आप क्या सीखेंगे, वहां से आप सीखेंगे कि आप हैं कौन, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, और अल्लाह ने आपको क्यों बनाया है, और आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या आपके अंदर कमी है। कमी तो नहीं कह सकते, वीकनेस, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो SSB जाने वाला जो बंदा है, अगर वो सीरियसली SSB की प्रिपरेशन करता है, ही हैज अ गुड कॉन्फिडेंस, यू नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक,
और उसके बाद वो अपने बारे में जानते हैं कि यार मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं। शुक्रिया जानदे भाई, आज आपने हमें टाइम दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर नहीं आपको जी, हम तो बुलाया आपके लिए अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जितना कुछ आपसे सीखा है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखी और मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा और आपसे मिलने की ख्वाहिश भी होगी, आपका हम अचार भी खाएंगे 44 रूम नंबर। जरूर जरूर इंशाल्लाह। आप सबको मैं बताता चलूँ कि जानदे भाई का अचार का बिजनेस है और आप जरूर टेस्ट कीजिएगा कभी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।